नमस्कार। आज की इस गोष्ठी में, इस विमर्श में जो है बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक भी है और शाश्वत भी है, उसमें आप सबका स्वागत है। हमारे अतिथि डॉक्टर आशीष अग्निहोत्री जी, डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी, शफी किदवई साहब, राकेश कुमार जी और प्रबुद्ध और जिज्ञासु मित्रों, आज का विषय जैसा कि मेरे पूर्व बताया, मुझे लगता है बहुत शाश्वत विषय है और उन्होंने क्रौंच वध का उल्लेख किया। युधिष्ठिर का जो पहला श्लोक या पहली कविता मानी जाती, मां निशा प्रतिष्ठान तुम बना शाश्वती सभा यत क्रौंच मिथुना देखम ये काम मिलता। मैं एक और श्लोक और एक और रशियन मुहावरे के बाद अपने मित्रों को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। बहुभूति का एक श्लोक और है, उत्पत्सते कोटि का समान धर्मा कालो अहम निर्वत। तो ये जो समान धर्मा का उल्लेख है, धरती का उल्लेख है, तो ये जो वैश्विक सोच है, आप याद कीजिए कि उस जमाने से शुरू होता है। और क्रौंच वध देख कर वाल्मीकि का विदित होना, करुणा के उत्स से कविता का जन्म लेना है। और करुणा के बारे में कहा जाता है कि उसके वजन का कोई शब्दकोश में नहीं है। तो हम सब लोग एक वैश्विक बिरादरी से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि दुनिया की सारी कविताएं एक अनंत, एक अछूत और एक बहुत लंबी कविता का अंश है। और ये कविता आदि में शुरू होती है, अनंत काल तक। कविता हमारी सहचर है, हमारी निरंतर और हमारे होने का प्रमाण है। हम हैं तो कविता है, इसके साथ ये है कि कविता है तो हम। तो मेरे बीच जो लोग मौजूद हैं वो प्रायः सभी लोग अनुवाद से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य के साथ साथ उनका दखल ईरानी साहित्य में, उज्बेक साहित्य में, उर्दू साहित्य में, रूसी साहित्य में और चीनी साहित्य में, यानी 5-6 भाषाओं के अलग अलग साहित्य में उनका दखल है। और अनुवाद के बारे में जैसा कि कहा जाता है, अनुवाद 2 कलमों का युगल गान है। 2 कलमें मिलके एक युगल गान रचती हैं और उसमें उसके मूल कविता का आस्वाद भी होता है और जिसमें वो अनुदित करते हैं उसका आस्वाद भी होता है। तो आस्वाद का, ये अनुभूतियों का और संवेदनाओं का जो विरल मेल है, उससे अनुवाद हमें परिचित कराता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आशीष अग्निहोत्री जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज में अध्यापन करते रहे। फ्रेंच पत्रिका रूमपोन आविक लैंडे के भारतीय नाटकों व सिनेमा के कुछ अंकों का उन्होंने संपादन किया है और भीष्म साहिनी समेत हिंदी के कुछ अग्रणी कथाकारों की कहानियों का अनुवाद भी किया है। फ्रांसवाज लोरेंजे की किताब का उसका अनुवाद केवल 5 मिनट और जिरार विषय की लिब्रेर हो सकता है, मेरे उच्चारण में किया हो, फ्रेंच का ओरिजिनल उच्चारण में है, किताबों के खजांची के नाम से किया है। दोनों अनुवाद बहुत चर्चित रहे हैं और मैं उनको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। एक सिम्बोल्स्का की कुछ पंक्तियों के साथ, तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम्हारे जींस का एक राजनीतिक अतीत है। विश्वास सिम्बोल्स्का की होता है, नोबेल विजेता कृति का। तुम्हारी चमड़ी का एक राजनीतिक खांचा है और तुम्हारी आंखों की एक राजनीतिक तिरछी है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर आशीष अग्निहोत्री का स्वागत है। वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। और एक बात मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी गोष्ठी में 2 सत्र हो। एक सत्र में आप अपने विचार रखें, दूसरे सत्र में हम किन्हीं विचारों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना चाहें, उस पर टिप्पणी करना चाहें, वो भी कर सके। तो 5-7 मिनट में सब लोग अपनी बात करें। दूसरे सत्र में फिर हम आशीष अग्निहोत्री। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे मेरे साथी और सभागार में उपस्थित मित्रों। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले मैं इस भव्य समारोह में के विषय में 2 शब्द कहने की चाहूँगा। समय की कमी रहती है
इसलिए बात संक्षिप्त में कहने का प्रयास रहेगा और यही उचित होगा। सर्वप्रथम सबसे पहले फिर मंडोई जी, राखी जी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद देना उचित है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सुंदर साहित्य, इस सुंदर समारोह का जो आयोजन किया है, इतना भव्य समारोह बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। देश विदेश से आए बुद्धिजीवी, उनके विचारों से परिचय हुआ, और क्योंकि मैं हिंदी की दुनिया से कुछ परे फ्रेंच साहित्य और सिनेमा पर शोध करता हूँ, इसलिए साथ ही एक बार फिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला कि हिंदी साहित्य और कला की दुनिया कितनी विविध और जीवंत है। इस अनोखे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, निमंत्रण के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, मैं फ्रेंच साहित्य पर काम करता हूँ। फ्रेंच साहित्य पर काम करते करते मेरी रुचि सिनेमा और थिएटर की तरफ बढ़ गई, और आज मैं एक फिल्म मेकर, एक बहुत फेमस फिल्म मेकर है फ्रांस का, जिसका नाम है जॉन रेनोयर, उसकी एक पिक्चर पर बात करूंगा। और इसका कारण ये है कि सिनेमा ये माना जाता है कि ये लिटरेचर का ही, ये साहित्य का ही एक एक्सटेंशन है, और इसकी फिल्म जो है ये दुनिया की शायद 5-6 सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, और इसने विश्व के इतिहास को भी बहुत अच्छे से समझा है। और इसके अलावा इसने बहुत से फिल्म मेकर्स को तो प्रेरित किया ही है, बहुत से लेखक, बहुत से बुद्धिजीवी इससे काफ़ी प्रभावित रहे। कहने को तो फ्रांस में ऐसे लेखक रहे हैं, उनकी बहुत सी बातें हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने प्रेम और करुणा पर काम किया है। सबसे अहम जहन में आता है नाम अल्बर्ट काम्यू का, जिसने अभी प्लेग का, एक तरह का प्लेग, ये जो पैंडेमिक रहा, एक तरह की महामारी जो थी, उसमें एक तरह का प्लेग ही हम लोगों ने सबने देखा। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर फ्रेंच लेखकों ने काम किया है और बहुत मार्मिक चित्रण किया है, और हमसे और इनके माध्यम से हमारे दिलों में प्रेम और करुणा जागी है। लेकिन जॉन रेनोयर शायद इंडिया में उतने लोग नहीं जानते, भारतीयों ने उतनी इसकी पिक्चरें नहीं देखी हैं, इसलिए इसके विषय में 2 शब्द कहना और इसकी पिक्चर पर बात करना आवश्यक प्रतीत होता है। ये कहा जाए कि सत्यजीत रे की ये गुरु बुलानी, तो संदर्भ क्या है? तो आज की गोष्ठी का विषय है साहित्य के विश्व सरोकार, प्रेम और करुणा, और इन सब का जो स्रोत है वो शायद ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद। और जॉन रेनोयर की जितनी फिल्में हैं उनमें मानवतावाद जो है, ह्यूमनिज्म, बहुत एक अहम थीम है, और उस थीम को हम समझेंगे और उसका आज की गोष्ठी, आज के युग से हम जो रिश्ता है वो समझेंगे, और उसमें समझ में आएगा कि प्रेम और करुणा किस तरह से हम लोगों को एक सही राह दिखा सकती है, किस तरह से ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, मानव सभ्यता, ये किसी तरह अपने एक मुकाम पर पहुंच सकती है जहां हम लोग वास्तव में शांति से एक दूसरे से मिले, झगड़े निपटाएं इत्यादि। तो आज का विषय है प्रेम और करुणा, और हमारे समय में इस विषय का मनन चिंतन करना इसलिए भी जरूरी है कि जहां एक ओर यूक्रेन, म्यांमार, माली, कोलंबिया, इथियोपिया, सोमालिया, येमन और सीरिया जैसे देश युद्ध की ज्वाला में झुलस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, उत्तरी कोरिया और बहुत से अन्य देश भी, नागरिक भी अपने अपने देशों को युद्ध की अग्नि में झोंकने को आतुर हैं। दिन प्रतिदिन सभी देशों के मीडिया में भड़काऊ फिल्में, रिपोर्टाज इत्यादि पाई जाती हैं, और लोग युद्ध की आर्थिक और नैतिक कीमत पर बिना कोई विचार किए विभिन्न कारणों से अपने अपने दिलों में युद्ध की अभिलाषा लिए फिरते हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी के अधिकतर सदस्यों ने कभी जंग देखी ही नहीं। अब एक नजर दौड़ाएं पिछली शताब्दी के यूरोप के इतिहास पर, जहां 2 महायुद्धों के बाद भी आज एक बार फिर समाज एक नई जंग की दहलीज पर खड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार के बाद कुछ वर्ष यूरोप में शांति तो बनी रही, लेकिन 1935 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और देखते ही देखते लगभग पूरे देश का नाज़ीकरण हो गया। इस दौरान
1929 के अमेरिकी सट्टा बाजार के क्रैश ने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी और इन दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में भी मंदी और मायूसी का माहौल छा गया। इस आर्थिक संकट की घड़ी में पाया गया है, किसी भी आर्थिक संकट की घड़ी में पाया गया है कि लोग अपने आदर्श, अपने मूल सिद्धांत तो भूल ही जाते हैं, और शायद आज के युग में भी यही हो रहा है। तो लोग अपने मूल सिद्धांत तो भूल ही जाते हैं, साथ ही अपने दुर्भाग्य के लिए किसी न किसी दोषी की तलाश में भी जुट जाते हैं। और 1930 के दशक में भी ऐसा ही हुआ। पूरे यूरोप में रेसिज्म यानी नस्लवाद का जहर फैलने लगा। अपने ही देश में जन्मे नागरिक एकाएक विदेशी करार दिए गए और कम्युनिस्टों और यहूदियों को घरों से खदेड़ कर गेटोस में बंद कर दिया गया। ये सब बातें हम लोगों को पहले से मालूम है। फिर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और फ्रांस और इंग्लैंड ने जंग, और इस प्रकार शुरू हुआ द्वितीय महायुद्ध, जिसमें न केवल 4 से 5 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि विश्व में पहली बार और आशा है अंतिम बार एटम बम के फटने का भयंकर दृश्य भी दिखा। लेकिन महायुद्ध के आरंभ में से कुछ कवि कलाकारों ने आने वाले संकट को भांप दिया था। इन्हीं में से जॉन रेनोir भी एक थे, अभी उन पर थोड़ी चर्चा हुई। और अपनी कलाकृतियों द्वारा भटके राहियों को एक बार फिर इंसानियत की राह दिखाने का इन सभी कवि कलाकारों ने प्रयास किया। इन्हीं में से एक थे फ्रांसीसी फिल्मकार जॉन रेनोir, जिनकी 1939 की फिल्म द रूल्स ऑफ द गेम। इस फिल्म ने महायुद्ध के आरंभ से कुछ ही माह पूर्व फ्रांसीसी समाज को अपनी सभ्यता के मूल सिद्धांत ह्यूमनिज्म यानी मानववाद की याद दिलाने का बीड़ा उठाया। और मानववाद के मूल सिद्धांत हैं प्रेम और करुणा। इस सत्र का टॉपिक आज हम इसी फिल्म में प्रेम और करुणा पर चर्चा करेंगे। 2-3 मिनट का समय और करीब जी बहुत कम समय चाहिए। लेकिन पहले 2 शब्द इस फिल्म की कथा सार पर। 1930 के दशक है और फ्रांस में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। इन सब का आज के युग से भी तात्पर्य है, आप लोग समझ रहे होंगे। 1930 का दशक है और फ्रांस बहुत तेजी से बदल रहा है। एक और रेडियो, हवाई जहाज और बिजली जैसे आविष्कार के माध्यम से मानव जाति आधुनिक युग में कदम रख रही है, तो दूसरी ओर समाज का एक तबका यानी फ्यूडल समाज दुनिया में होने वाले बदलाव और हिटलर के बढ़ते कदमों की आहट से अनभिज्ञ अपनी ही दुनिया में जी रहा है। और इस दुनिया के अपने ही उसूल हैं, जिनमें सबसे अहम है तहजीब और नजाकत, जिनकी आड़ में झूठ और फरेब पनप रहे हैं। और देश के पुराने रईस अपनी रियासत पर दोस्तों, पत्नियों और रखैलों के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। पूरा देश चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। यूरोप में बम फटने वाले हैं, करोड़ों आदमी मरने वाले हैं। इन लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं है। ये अपनी दुनिया में व्यस्त अपनी रंगरलियां मना रहे हैं। अब इसमें ये होता है कहानी में कि देयर इज एन अरिस्टोक्रेट, ये एक अरिस्टोक्रेटिक राजसी खानदान के व्यक्ति हैं। ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने सारे मित्रों को बुलाते हैं। अब एक दूसरे का दिल बहलाना है, तो उसमें एक छोटी सी पार्टी, एक उसमें नाटक भी पेश किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, फैंसी ड्रेस होती है, तरह तरह की बातें होती हैं। अब उन पर बस 1 मिनट का जिक्र। अतिथि सरकार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पहले से जलसे का आयोजन किया जाता है, जिसमें फैंसी ड्रेस के दौरान यहूदियों की खिल्ली उड़ाई जाती है, तरह तरह के गाने गाए जाते हैं, पैरोडीज प्रस्तुत की जाती हैं। लोग उसमें एक दूसरे मतलब ये सब लोग इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये इसको समझते हैं कि एक बड़ा साफ सुथरा मजाक है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। यहूदियों की खिल्ली उड़ाई जाती है और शराब के नशे में धुत बेवफा प्रेमी मुखौटे पहनकर रासलीला मनाते हैं। हर व्यक्ति एक मुखौटा पहन लेता है और इस पार्टी का पूरा इंटरेस्ट ही, इसका जो रेज़ों d'être है, जो इसका कारण है, वो ये कि लोग एक दूसरे के पति पत्नियों के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करें,
थोड़ी मौज मस्ती करें, और क्या हो रहा है बाहर इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं। और कोशिश है कि ये अगले दिन हम सब लोग भूल के आगे बढ़ जाएंगे, रात गई बात गई, कुछ और होगा। और इस बेवफाई के जश्न में एक इकलौता वफादार इंसान है। सभी लोग बेवफा हैं, सब लोग बेवफाई की इस शाम में बहुत प्रसन्न हैं, शराब के नशे में धुत हैं। इसमें एक इकलौता इंसान है जो वफादार है, जिसने अटलांटिक ओशन पूरा पार किया है अकेले एक हवाई जहाज में, जो बहुत बड़ी बात है 1930 के दशक के लिए, क्योंकि उसको एक स्त्री है जिससे प्रेम है, और वो स्त्री किसी की पत्नी है, ये उससे विवाह करना चाहता है। उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसका एक छोटा सा अफेयर हुआ है और आगे उसके लिए वो बात खत्म हो चुकी है। ये अकेला वफादार है जिसको ये रूल नहीं समझ में आया है कि खेल का यही नियम है कि किसी से बहुत ज्यादा दिल लगी न कीजिए, थोड़े दिन में सबको भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार जो है वो समझिए। इन परिस्थितियों में इस आदमी का एक एक्सीडेंट करा दिया जाता है और इसे अचानक गोली मारकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जॉन रेनोयर की अपनी फिल्म द रूल्स ऑफ द गेम जो है, ये अपने माध्यम से नए जमाने के नए प्रेम का ये अजूबा कुरूप, जो मानववाद के आदर्शों से कोसों दूर है, रुपहले पर्दे पर पेश किया करता है, जॉन रेनोयर पेश करते हैं, ताकि फ्रांसीसी समाज इस फिल्म में अपना बिंब देख सके और आने वाले समाज में अपने आदर्श न भूलें। क्योंकि हम समझ सकते हैं, फिल्म के रिलीज के थोड़े ही दिन बाद जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण देश का विभाजन हो गया, और बहुत से लोगों ने इस दौर में अपना देश प्रेम, अपने पुराने मित्र और प्रेमी प्रेमिकाओं को जर्मन हुकूमत के हाथ बेचकर नाजिज्म और फासिज्म के नए युग में प्रवेश किया। रही बात कोरोना की, तो आप समझ रहे हैं, ये याद दिलाता है कि देखिए प्रेम बहुत आवश्यक है, इस पर अमल किया जाए। नए प्रेमी बांधने से पहले अपना जो प्रेम है, जो शाश्वत प्रेम है, उस पर थोड़ा अमल किया जाए। आपका देश जो है, आप उससे प्रेम करें। ये ह्यूमनिज्म की एक वैल्यू है, प्रेम जो है वो हमारी एक फंडामेंटल वैल्यू है, इस पर आप निगाह रखें। इसके अलावा उसमें करुणा की बहुत अच्छी बात है। यदि करुणा की बात करें तो फिल्म का एक अकेला सीन ह्यूमनिज्म से के इस पहलू का मार्मिक चित्रण करता है। ये सभी लोग जो हैं अगली सुबह जो है एक शिकार पर निकलते हैं, और इस सीन में, और ये सीन असली सीन है, इसको जब दर्शाया गया है तो इसमें कोई उस समय ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन तो था नहीं। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 500 चिड़िया और विभिन्न प्राणी जो है, खरगोश है, हिरन है, ये सब इनको मारा है। और ये जो सीन है, ये इसका प्रतीक है कि आने वाला जो युग है उसमें इस तरह से लोग मारे जाएंगे, करोड़ों आदमी मारे जाएंगे। इस समय को समझो, और अगर कुछ हो सकता है तो ये अभी भी जंग को रोक दिया जाए। इस फिल्म जो है, ये फिल्म जैसे ही हिटलर आया फ्रांस में, इस पर तुरंत बैन लग गया था। उस समय बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज के युग में लोग समझते हैं कि क्योंकि इसने जो फ्यूचर है उसको देख लिया था, इस कारण इस पर बैन लगा। और ये बात क्योंकि मानव भूल गया था, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। और शायद आज के युग में भी हम लोग ये बात भूल रहे हैं, इसलिए आज यूक्रेन में इतने बड़े युद्ध हो रहे हैं। आज ही अभी अखबार में है कि अब टर्की में भी कुछ मिसाइलें छोड़ी हैं। इन सब बातों को याद रखना जरूरी है, और ये बातें हमें साहित्य समझाता है, क्योंकि साहित्य ने हमेशा बहुत पहले ये बात समझ ली थी, जैसे अध्यक्ष महोदय ने समझाया, ये शाश्वत हमारी वैल्यूज हैं, इन पर अमल करना जरूरी है। इनको भूल गए तो ये सभ्यता नष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अवरोध है, लेकिन आपने फ्रेंच फिल्म के बहाने साहित्य के शाश्वत मूल्यों पर बात कही, और परमाणु युद्ध का उल्लेख किया आपने, हिरोशिमा नागासाकी का। और आपकी जो उम्मीद है कि ये युद्ध पुनः न हो, वो हम सबकी, संपूर्ण विश्व की सारे लेखकों की उम्मीद है। बात जेएनयू से शुरू हुई है, तो मैं पुनः जेएनयू से जुड़े हुए अपने विद्वान अतिथि को आमंत्रित करना चाहूँगा। राकेश कुमार जी हमारे बीच हैं। जेएनयू के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज से पीएचडी की उन्होंने, और सन 2007 से चीनी का भाषा का अध्यापन
और पोस्ट माओ यानी उत्तर माओ काल में पॉलिटिक्स एंड यूथ पर उनकी किताब आई है। बीजिंग में सन 2018 में चीनी के युवा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। सन 1921 में चीनी दर्शन में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत हुए। उनकी रुचि के फलक में चीनी भाषा, दर्शन, साहित्य के अलावा युवा संस्कृति, राजनीति और भारत चीन संबंधों का भी समावेश है। मैं बहुत आदर के साथ अपने मित्र लीलाधर मंडलोई की छोटी सी कविता के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। टुक इस दुनिया में टुक जिंदगी है, टुक इस दुनिया में टुक जिंदगी है, टुक प्यार कर लो, टुक तुम हो, टुक मैं हूँ और इन टुक मैं और टुक तुम में टुक दुनिया जुड़ी हुई है। बहुत आदर के साथ राकेश। मैं अपने व्याख्यान से पूर्व सर्वप्रथम लीलाधर मंडलोई जी और प्रोफेसर देवेंद्र चौबे को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हिंदी जगत के, क्योंकि अक्सर मैं चीन में अपने वक्ताओं को देता हूँ और चीनियों से ज़्यादा बात करने की और एक मौका मिलता है, तो आज मैं इस माध्यम से, इस मंच से मैं कुछ बातें जो हम हमारे जो भारत और चीन के लोगों के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, जैसे कि हम चीन को मैं विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आम जनता में, आम लोगों में जो अवधारणा बनी हुई है कि चीन क्या है। चीन एक सस्ता बाजार है, जैसे सस्ता सामान का, नकली सामान बेचने का ये है। और दूसरी बात है कि हम सीमा विवाद थे कि चीन हमारे बॉर्डर में, हमारे सीमा में काफ़ी अंदर आ चुका है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस सब से अगर हम दूर सोचें और कुछ चीनी साहित्य के बारे में अगर जाने, और चीन को जानने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है, जो मेरा मानना है, वो साहित्य है। क्योंकि साहित्य ऐसा चीज़ है जिसे पढ़कर आप चीनी के दिलों में, चीनी लोगों के दिलो दिमाग में आप जाके समझ सकते हैं कि वो क्या हमारे जैसे हैं या हमसे भिन्न हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम भारत और चीन जो हमारी सभ्यता है वो 5100 साल पुरानी है। चीन बोलते 5000, हम बोलते 3000 साल, पर हमारी एक जीवित सभ्यता है अभी जो हम और एक दूसरे को, और चूंकि हम कृषि प्रधान देश थे, मतलब चीन और भारत और चीन कृषि प्रधान देश थे, तो आप उसमें देखेंगे कि हमारी जितनी भी लोक कथाएं हैं, हमारी जो स्थितियाँ जो भी हैं, जो कहानियाँ हैं, उसकी कहानियों का जो अंदर का जो गुण विषय जो वो बातें करती है वो सब सामान्य है। अगर आप देखेंगे कि अगर भारत में हनुमान जी ने कितने इसके सूर्य खा लिए थे, लास्ट में एक बच गया उनसे ही करके। चीन में भी एक वॉरियर होता है, धनुषधारी होता है, जो 10 या 12 सूर्य को बांटता है और लास्ट में एक को छोड़ देता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो विनाश हो जाएगा, इस धरती का विनाश हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आप देखिए कि दोनों सभ्यता में, दोनों कहानियों में, दोनों साहित्यों में दिखती हैं और मिलती हैं। तो अगर हम 2500 साल पुरानी चीन को देखें तो उस समय हमारे कन्फ्यूशियस हुआ करते थे। चीनी सभ्यता की, चीन संस्कृति की जो बुनियाद वो कन्फ्यूशियस से शुरू होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीन के लोगों ने भी इस कन्फ्यूशियस को बहिष्कार किया। कन्फ्यूशियस को भी उन्होंने कहा कि इनके ही चलते हमारा चीन, इनका चीन सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, उनको काफी अपमानित होना पड़ा। बहुत वर्षों तक चीनी लोगों को अपमानित होना पड़ा, क्योंकि कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा थी, कन्फ्यूशियस कहते थे कि तापोंग इज विश्व का समन्वय, दैट इज द ग्रेट हार्मनी। वो बोलते थे कि आप लोग को आपका व्यवहार, आपका विचार ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं या किसी से आप सम्मान की उम्मीद करते हैं तो आपके लहजे में,
आपकी बोलचाल की भाषा में भी वही चीज होनी चाहिए जो आप दूसरे से उम्मीद करते हैं। तो ये उनकी, तो कन्फ्यूशियस को हम चीनी में फुंग से कहते हैं, उन्होंने कहा रन 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 इज बेनेवोलेंस, जिसको हम सही प्यार, प्रेम, इज्जत, सम्मान, इस सब की जो बातें करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं सारे। और कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। उन्होंने डिफाइन किया है कि एक बच्चे का अपने पिता के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए, जो हमारे चाणक्य ने भी कहा है। और एक पत्नी का पति से जो उन्होंने एक संबंध का ये किया। उन्होंने कहा है कि आप अपना अपना कार्य कीजिए और जो घर के जो मुखिया हैं उनकी बातें मानिए, क्योंकि अगर वो गलत करेंगे तो उनको देखने वाला राजा है, अगर राजा गलत करता तो उनको देखने वाला नेचर, जो भगवान बोलते हैं ऊपर स्काई, इसके लिए वो भगवान नहीं बोलते, बोलते केंशिया। केंशिया इंग्लिश का अनुवाद है मैंडेट ऑफ हेवन, मतलब जो भी है उनको आपको, अगर हम हिंदी में अपने उसमें कहें तो भगवान देगा। तो आप वो कहता है कि आप चीन में कि आप अपने राजा जो प्रजा है आप खुश रहिए, ये राजा का काम है कि आपकी जो आपकी देख रेख देखभाल, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो भाई प्रश्न ये उठता है कि अगर राजा ही अगर क्रूर हो जाए या लॉलेस हो जाए, उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, देखेंगे ऊपर वाला। और कैसे देखेंगे? अगर कोई किसी राजा अगर क्रूर होता है और एक लॉलेस हो जाता है तो उसके जगह पे नेचर कभी बाढ़ के जरिए, कभी भूखमरी के जरिए, कभी भूकंप के जरिए वो बता देगी कि इनका मैंडेट अब खत्म हो गया। मतलब भगवान ने उन्हें कहा है कि अब आपका खत्म। हाँ, लेकिन एक और राइडर है उसमें कि अगर उस महामारी को ठीक ठाक से अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो फिर उनको माना जाता है कि भगवान की अभी मर्जी वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के लगता है। और आज के समक्ष जो अभी आशीष जी ने ऑलरेडी बता ही रखा है कि हमारे यूक्रेन और ये यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है और बाकी बहुत सारी चीजें चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चीन और ताइवान के बीच में जो हो रहा है, तो चूंकि यूक्रेन और रशिया का जैसे युद्ध हुआ उससे ताइवान के लोग भी काफी परेशान हुए। तो मैं अपने ताइवानी दोस्त से बात पूछा कि आप कैसा फील करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन और ताइवान के बीच में बहुत अंतर है। बहुत अंतर कैसे है कि यूक्रेन में चलो अगर युद्ध हुआ तो यूरोप में दूसरी जगह चले गए, पोलैंड चले गए, आखिरी जगह पे चले गए, लेकिन हमारे यहाँ युद्ध होता है तो हम कहाँ जाएंगे? तो टापू में पानी से घिरे हुए, तो बोले वो कहाँ जाएंगे? तो एक युद्ध का, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है, ये विश्व रंग का जो कार्यक्रम, जो संस्कृति कार्यक्रम है, एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा कि हमें युद्ध और आपस जो मुटाव और भेद इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अंत यही है कि आप हम मिलजुल के रहें और अच्छे से ये करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि चीन बहुत उपद्रवी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन पता है आपको चीन के लोग अपनी सरकार को बोलते हैं कि सबसे डरपोक सरकार है जो कभी एग्रेसिव नहीं, जिसकी बात करते हैं। उनका मानना है कि कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि देखो हर जगह आप देखेंगे, हर जगह से, क्योंकि आप देखेंगे चाइना कभी टोटली गुलाम नहीं हुआ किसी देश का। वो सेमी फ्यूडल, जैसे पान बोलते हैं, जैसे हाफ फ्यूडल एंड हाफ सेमी कॉलोनियल हुआ। तो उन्होंने कहना है कि कोई भी आया हमारे पास और आके हमें गुलाम करके हमें सता के चला गया, कुछ बचा था वो जबान आगे कर दिया और आप कुछ नहीं किए। तो अभी भी जो चीन के अंदर में जो बातें चल रही है, चूंकि हम चीनी भाषा बोलता हूँ और काफी बातें करना है कि नहीं तो कैसे बोल रहे हो, हमारी सरकार तो कुछ नहीं कर रही है सब। तो ये सारी चीजें और धारणाएं हैं हमारे बीच में, हमें लोगों को पता नहीं चलता। हम बस यही जानते हैं कि चीन ने ऐसा कर दिया, चीन ने वैसा कर दिया। और हमें जानता चीन ने जैसे कन्फ्यूशियस का ताथोंग रन फिलियल पाइटी इतनी सारी चीजें हैं जो आज भी लोग, तो आप देखेंगे कि 1919 तक जो आप मे 4th मूवमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, उससे तो उस समय युवक जो हमारे नौजवान चीन के नौजवान थे, उन्होंने कहा कि अब टू
टू हेल्प विद कन्फ्यूशनिज्म। फिर उन्होंने क्या कि उस दौरान उस क्रांति के दौरान उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया कि अपने रविंद्रनाथ टैगोर भी वहाँ पे गए और यूरोप वेस्ट से सारे विद्वान गए और उन्होंने काफी अपने विचारों को इनलाइटनमेंट किया, रिनाइशा किया, सारी चीज है। सो प्लीज अगर मैं क्योंकि मैं धारा के प्रभाव में बढ़ चाहूंगा कि एक से थोड़ा जी। तो चूंकि अध्यक्ष महोदय ने क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं किया है जो अपनी वक्तव्य को, तो मैं चाह रहा था कि कुछ जितना बोल सकूं। तो उस बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी एक कविता का शुरुआत किया, तो मैं भी चीनी कविता से ये देखना चाहता हूँ कि अगर आप दो पक्ष को देखना है तो एक समकालीन में उस दो कवि को देखें। एक कवि तो रोमांटिक होता है, रोमांटिसिज्म की बात करता है, दूसरा कवि यथार्थ की बात करता है। तो मैं थांग डायनेस्टी, जो मुझे लगता है कि सब आप वाकिफ होंगे कि थांग डायनेस्टी में एक कवि होते थे लीपाय और दूसरे कवि थे तूफू। तो लीपाय बेसिकली उनको कहते थे कि ये तो काफी रोमांटिक थे, अपने मदिरा पान करके अपनी कविता लिखते थे ये, और तूफू थे वो यथार्थ रियलिज्म की बात करते थे। तो लीपाय बोलते थे छौंग शेन मिंग वे क्वांग ई शिति शंशांग चू दो वांग मिंग वे ती दो सी गुश्यां। मतलब उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे माहौल में हैं और आप चंद्रमा को देख रहे हैं और काफी खुश हैं, अपने घर को याद कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, काफी मतलब सुखनमा। लेकिन तूफू समकालीन, जिसको उस दौरान ही वो बोलते हैं कि चू मन च्यू रौ छौ लू यो पिंग सिंकू, बोल रहे हैं कि अमीरों के घर में जो मदिरा है और जो गोश्त है बर्बाद हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, और ठीक उसी सामने रोड पे जो ठंड से गरीब लोग और मरे हुए हैं, उनकी हड्डियां गिरती है। तो अगर आप साहित्य को के थ्रू अगर इस समाज को देखेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि ये जो लड़ाई युद्ध की बात करते हैं वो आप भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी क्या है, अगर आपके पास आपकी पेट भरी हुई है और आप चीन में देखेंगे, चीनी लोगों की जो भी कहानियां हैं, लोगों की जो भी कहानियां अक्सर स्ट्रगल की बात करते हैं काफी, क्योंकि और हम हिंदुस्तान में हम बहुत खुश हैं और अल्लाह और भगवान के शुक्रगुजार हैं कि हमारी मिट्टी काफी उपजाऊ है। लेकिन चीन की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमीन होने के बाद भी उनके पास जो खेती की जमीन है बहुत कम है। तो आप उनकी खान पान में भी देखेंगे, जब चीनी खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी खाते हैं, नहीं तो हम शिकायत करते हैं तो अनसिविलाइज है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, संस्कारी नाम का चीज नहीं है, हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं। लेकिन आप उनको देखो कि उनकी जो अब जाके चीन के पास 78 के बाद चीन के पास बने जो चीनी कर सकते हैं, ऊपर पैसे आए और वो ठीक से खा रहे हैं और अपने आप को काफी सुधार मिल गया उन्हें। लेकिन उससे बोलते कि आप कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। आप 10 साल की भुखमरी भी उन्होंने देखी है माओ के टाइम में, और बहुत सारी ऐसी जो उनकी जो कानून थे, उनकी पॉलिसियां बनी थी ताकि वो बने, जिससे चीनी लोग बहुत ग्रसित और बहुत दुखी थे। 78 के बाद तंग शाओपिंग ने कहा था कि रन क्यों पूछ शो चुई, बोले कि गरीबी, भूखमरी समाजवाद नहीं।如果每个人都有钱，每个人都富起来，那算不是社会主义吗？बोले कि अगर सभी अमीर हो जाए तो क्या ये समाजवाद नहीं है? सभी सुखी संपन्न हो जाए। तो मैं इस तंग शाओपिंग और की बात से अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा, और जो भी कोई प्रश्न उत्तर हो तो धन्यवाद राकेश जी। मैंने शुरू में नी हाव नहीं कहा, मुझे नी हाव कहना था, लेकिन शे धन्यवाद। आपने युद्ध और शांति की बात कही। तालस्टाय के कालजयी उपन्यास का शीर्षक है युद्ध और शांति। युद्ध राजनेताओं का एक जरिया हो सकता है, लेकिन सारे कलाकारों की, सारे साहित्यकारों की, दुनिया की ख्वाहिश या फिक्र शांति को लेकर है, और शांति उनका अभिष्ट है। हमारे बीच JNU से ही आए हुए अखलाक अहमद खान साहब मौजूद हैं। अखलाक साहब ने JNU में सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल
एशियन स्टडीज में प्रोफेसर हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में विजिटिंग प्रोफेसर। उनकी रुचि और विविधता के दायरे में इंडो पर्शियन अध्ययन, रेशम मार्ग में सिल्क रूट, सूफीवाद, अमीर खुसरो, दारशको, खयाम, रूमी, बेदल, आधुनिक फारसी या ईरानी साहित्य और उर्दू हिंदी अदब शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ तेहरान में PMU में वो पढ़े हैं। उनके खाते में 20 से अधिक किताबें हैं और 100 से अधिक शोध पत्र। अनेक सेमिनारों का उन्होंने आयोजन किया है, अध्यक्षता की है और अनेक मुल्कों की यात्राएं। उनकी एक किताब है सोचने पर पहरा है और पर्शियन में एक किताब है उनकी नमाज़े इश्क। सन 2018 में प्रतिष्ठित महर्षि बादरायण व्यास सम्मान, सन 2021 में सादी अवार्ड, सन 2011 में उर्दू एकेडमी अवार्ड, सन 2010 में काजी अब्दुल वदूद अवार्ड और सन 2015 में तेहरान में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इकबाल अवार्ड मिला। ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें सम्मानों से नवाजा है। सार टीवी ईरान और DD उर्दू ने उन पर फिल्में बनाई हैं। उनके कामों की सूची या फहरिस्त लंबी है, लेकिन उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समयाभाव है और हमें उनकी बातें भी सुननी है। इन पंक्तियों के साथ मैं बहुत अदब के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। दुनिया में दिनों दिन बढ़ती जा रही है अम्लों की तादाद। हम यानी कैसे दुनिया में दिनों दिन बढ़ती जा रही है अम्लों की तादाद, दिनों दिन अम्लीय हुई जाती है दुनिया, कैसे करें इस अम्लीय कविता का उपसंहार। अम्लों को उदासीन करने के लिए चाहिए दुनिया को प्रेम और करुणा का शाप। बहुत शुक्रिया इस सदर के अध्यक्ष महोदय की इजाज़त से विश्वरंग जी टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के धन्यवाद के साथ, जैसा कि इस सत्र का जो उन्वान है विश्व साहित्य प्रेम और करुणा, मैं फारसी साहित्य और भाषा के हवाले से बात करना चाहूँगा। और हम जानते हैं कि फारसी जो है वो एक तरह से भारतीय भाषा की है और संस्कृत की सिस्टर लैंग्वेज है। और ये रिश्ता जो है न सिर्फ लिंग्विस्टिक तरीके से है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी हजारों साल से है। और दोनों भाषाओं ने उसी तरह से एक दूसरे को प्रभावित या मुतासिर किया है जिस तरह से दोनों तहजीबों ने एक दूसरे को किया है। हम जानते हैं कि तकरीबन 1500-2000 साल पहले पंचतंत्र का ट्रांसलेशन संस्कृत में हुआ। एक ईरानी स्कॉलर आए बुर्जुए और यहाँ से उनको ले गए, उसको ट्रांसलेट किया और उसका पूरे हम ईरानी साहित्य पे, फारसी साहित्य पे उसका असर देखते हैं। दूसरा काम जो फारसी ने किया है वो ये कि न सिर्फ हमारे साहित्य को बल्कि हमारी तहजीब, हमारे दर्शन, हमारे फिलॉसफी को पूरी दुनिया में भी पहुंचाने का काम किया। और ये सिलसिला पंचतंत्र तक नहीं रुका, ये धारा तमाम सदियों में हम देखते हैं। और आप देखें कि वो सिलसिला चलते हुए अमीर खुसरो और बहुत सारे लोग और दारा शिकोह का तो ये रोल है कि उसने उपनिषदों को कंपाइल भी किया, ट्रांसलेट भी किया और उसके ज़रिए फिर वो यूरोप तक हिंदुस्तानी दर्शन को पहुंचाने का काम किया है। और उसके अलावा ये है कि
फारसी जो थी वो हिंदुस्तान, चीन और यूरोप तक एक लिंक लैंग्वेज थी, जिसने ये आदान प्रदान का काम इन तमाम तहजीबों के बीच में कर रही थी। और ये एक बड़ा सेटबैक हुआ कि कॉलोनियल जो आए हैं उन्होंने सबसे पहले फारसी को हटाया, क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज का काम कर रही थी, हमें पूरी दुनिया से जोड़ रही थी और पूरे एशिया से जोड़ रही थी। तो वो जो एक धारा थी उसको फारसी के हटने से बड़ा नुकसान पहुंचा है। फारसी का एक जो सबसे बड़ी खूबी है, हर लिटरेचर का कोर एक उसका कैरेक्टर होता है। संस्कृत का है, जिसके बारे में खुद फारसी वालों ने लिखा है कि उन्होंने दुनिया को तहजीबी तौर पे 7 इकलीम यानी 7 रीजन्स में बांटा, और हिंदुस्तान को उन्होंने इकलीम हिकमत का यानी द रीजन ऑफ द विजडम, जो विजडम की जगह थी। और जाहिर है उसका एक बड़ा हिस्सा संस्कृत में था, तमिल में था, प्राकृत में था। तो ये काम फारसी ने किया है। उसी तरह से फारसी का जो बेसिक कैरेक्टर है, वो बेसिक जो लिटरेचर है, मैं कहूँगा कि 80% लिटरेचर वो सूफीज़म का है और सूफियों का है। जानकी जी मौजूद है यहाँ, वो जानते हैं। हमारे देवेंद्र चौबे जी, हम लोगों ने मिल के 4 भाषाओं के लोगों ने काम किया, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। उस बेसिक कैरेक्टर में तसव्वुफ है, सूफीज़म है, इरफान है, हुर्रियत है यानी आज़ादी की चीज़ है। मिसाल के तौर पे मौलाना रूमी एक बहुत बड़ा नाम है जो खुद हिंदुस्तानी फ़लसफ़े से मुतासिर और हिंदुस्तान के तमाम शायरों को, चाहे वो भक्ति के हों या सूफी परंपरा के हों, सबको मुतासिर किया है। हम उनके यहाँ देखते हैं, जैसी के यहाँ बाकी तमाम के यहाँ देखते हैं। वो कहते हैं कि जो डिस्पॉट जो रूलर्स हैं उनको खिताब करते हुए कहते हैं कि अस पे हिम्मत सुए अख्तर साख्ती, आदम मसजूद रहना शनाख्ती। ठीक है कि तुमने तो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या किए, लेकिन खुद अपनी जो दुखी जनता है उसकी तरफ नहीं देखा। या मसलन वो कहते हैं कि तो बराए वस्ल कर दर आमदी, नहीं बराए वस्ल कर दर आमदी, तुम तो इसलिए आए हो ताकि तमाम लोगों को जोड़ो, न कि तुम उनको बिछाड़ने के लिए और उनमें तबका पैदा करने के लिए आए हो। तो ये या जो है अमीर खुसरो कहते हैं कि दिले बे इश्क मन दिल न गोयम व तने बे सोज रा मन दिल न गोयम, कि जिस दिल में इश्क का जज्बा ना हो उसको तो मैं दिल कहता ही नहीं, और जिस वजूद में इंसानियत के लिए तड़प ना हो, इंसानियत क्या है, वो शख्स क्या है। तो इसी तरह से मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़े सूफी हैं अबुल हसन खिरकानी, उनकी खानकाह पे आज भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हर कस के बेदरत आमद नान बेदही वाज ईमानश न कुर्सी, जो कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए उसको तुम खाने के लिए दो, उसकी आओ भगत करो, उसकी अहवाल कुर्सी करो, उसके अकीदे और ईमान के बारे में मत पूछो। तो ये जो पूरी एक आइडेंटिटी की जो वो चीज़ है, या जैसे अमीर खुसरो ने कहा है कि हर कौम रास राहे दीने व क़िबला गाही, मन क़िबल रास करदम बरतर कि हर इंसान का कोई न कोई, हमारे हिंदुस्तान में तो हर शख्स, हर फैमिली, हर जाति का एक कोई देवता होता है, पता नहीं कितने हर सबके हैं। तो वो कहते हैं कि हर सबका अपना अपना तौर तरीका है, दीन है, लेकिन हमारा जो तरीका है, हमारा तरीका क्या है, हमारे इस पीर का तरीका, उस पीर का तरीका क्या है, वही है जिसके बारे में रूमी ने कहा कि तो बराए वस्ल कर नाम, लोगों को जोड़ने, लोगों से सहानुभूति करने के लिए तुम आए हो। या मसलन खुद अमीर खुसरो कहते हैं कि खल्क मी गोयत कि खुसरो बुत परस्ती में खुद आरे आरे में कुनम बाखल को आलम कारनीस। तो ये बुत परस्ती जो है वो क्या है, वो ये है कि लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों से मोहब्बत करना, ये उस तरफ इशारा है। और उसी
उसी के बारे में जो ये तफरके हैं और जो 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 झगड़े लड़ाइयाँ हैं, जो समाज में बुराइयाँ हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए रूमी ने कहा कि दी शेख बा शराब हमी गश्त गिर्द शहर कसदी वो दब मलूलब हो इंसान महसूस, कि मैं कल चिराग लेके ढूंढ रहा था पूरे शहर में कि कोई इंसान मिल जाए, लेकिन हमने बुनियादी तौर पे इंसान की खाल में, इंसान की शक्ल में हैवान देखे। तो पूरी जो फारसी शायरी जो है, पूरा फारसी जो लिटरेचर है, वो इस मोहब्बत करुणा के पैगाम से भरा हुआ है। और ये सिर्फ ये नहीं था कि मिडिवल पीरियड के जो सूफी शोरा थे वहीं तक था, आज भी वो परंपरा जारी है। और पिछले खास तौर से जो कॉलोनियल एरा है उसमें हम देखते हैं कि ये जो रिश्ता है, जो जितनी भी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उन सब पे संस्कृत के साथ साथ और लोकल जो भाषाएं हैं उसके साथ साथ फारसी का बड़ा गहरा असर है। तो इसको दोबारा रिवाइव करने, जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम इस अपनी हज़ारों साल की जो परंपरा है और ये जो रवायत है अदब की, उससे दोबारा जुड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्शियन हमारे मुगल काल की राजकीय भाषा रही है, और अब मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। सिरोंज में उनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, और लंबा परिचय नहीं, लेकिन शानी या साहिब लुधियानवी, इस्बत चुगताई, मंटो और तमाम लोगों को विशेष अंकों का सम्मान किया है। बहुत ही अलंकार उनको बहुत हाल में प्राप्त हुआ है, उसके लिए एक बार तालियां। और उसके बाद कौशिक जी बोलेंगे, क्योंकि समय हमारे पास घड़ी की सुइयों के साथ बहुत दरअसल ये है कि रूमी और खुसरो की दुनिया से मैं मानसिक रूप से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, और यूँ कभी आना भी नहीं चाहूँगा। जब मैं सुन रहा था अफरान खान साहब को, दरअसल ये है कि मैं सबके सामने ये कबूल करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि बहुत से ऐसे जहनी मुकाम आते हैं फारसी की कुछ चीज़ों को पढ़ते हुए कि मैं वक्त ब वक्त आपको तंग करता रहता हूँ। और जब मैं इनको सुन रहा था तो लीलाधर मंडलोई की कुछ पंक्तियाँ मेरे जहन में चल रही थी कि मेरे प्रेम की नागरिकता भगवा नहीं है, वो खुसरो और रूमी की। मित्रों, मैं साहित्य के विश्व सरोकारों को समझने की नजर जहां से मिलती है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ये सब पर मुसल्लत नहीं कर रहा ये बात में, कि जहां से मुझे नजर मिलती है, अकेले ना वो नजर मुझे हिंदी और संस्कृत से मिलती है, ना अकेले उर्दू फारसी से मिलती है। मेरे लिए ये बहुत अपरिहार्य रूप से सापेक्ष हैं ये सब परंपराएं। तो इसलिए मैं जहां से मुझे नजर मिलती है उन संदर्भों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अली सरदार जाफरी की एशिया जाग उठा बहुत मशहूर तरीन नज्म है। इसके कुछ पंक्तियां और साथ में फिर शमशेर बहादुर की अमन का राग, आज का जो कलीदी जो केंद्रीय विषय हमारा वही अमन है। अली सरदार जाफरी साहब, हमारे इसमें एक शब्द आएगा, सिर्फ एक शब्द मुश्किल पड़ेगा, तख़यील, चिंतन शक्ति या कल्पना शक्ति, कुछ भी कह सकते। हमारी तख़यील आसमानों की उस बुलंदी को छू रही है, हमारी तख़यील आसमानों की उस बुलंदी को छू रही है जहां से फिरदौसी और सादी, निज़ाम खय्याम और हाफिज के चांद सूरज चमक रहे हैं। बुलंदियां जिन पे कबीर, बुलंदियां जिन पे वाल्मीकि, पाक तुलसी, कबीर और सूर हुक्मरां हैं। ये है शमशेर बहादुर।
अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि दोनों इन महान कविताओं के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, इनके लिखे जाने के बीच में। शमशेर बहादुर सिंह अमन के राग में हमारे समय की हकीकत तो देखो, हमारे समय की हकीकत तो देखो कि होमर एक हिंदी कवि, हिंदी को आप उद्धरण चिन्हों में सुने, हमारे समय की हकीकत तो देखो कि होमर एक हिंदी कवि अली सरदार जाफरी को इशारे से अपने करीब बुला रहा है। मैं कालिदास का, मैं शेक्सपियर का ऊंचा माथा उज्जैन की घाटियों में साफ झलकता हुआ देख रहा हूं, और कालिदास को वेमर के कुंजों में विहार करते, वेमर जर्मनी का वो शहर जहाँ गोएटे या गेटे या गोथे जो भी तलफुज करे आप, जहाँ वो उनके आरामगाह है, और कालिदास को वेमर के कुंजों में विहार करते। और आज तो मेरा टैगोर, मेरा हाफिज, मेरा तुलसी, मेरा गालिब, एक एक कर सभी मेरे दिल के पावर हाउस के कुशल ऑपरेटर हैं। ये है वो जमीन। तो मनुष्यता की, इंसानियत की जो एक सामान्य भूमि है, इस सामान्य भूमि जब तक इसको अर्जित नहीं कर लेते हम, और अपने एकेडमिक स्तर पर अर्जित करना अलग चीज है, जब तक हम उसे अपने आचरण का हिस्सा नहीं बनाते हैं, सोच का हिस्सा, यानी अमल की बात है, हिस्सा हम नहीं बनाते हैं, तब तक ये एकेडमिक बहसें होती हैं। वो मैं फारसी के मसल से कह रहा हूं मैं कि वो मानी तो बड़े गहरे हैं इसके, आन साहब बैठे हुए हैं, पे मशवरत अंजुमन साख्तंद नशिस्तंद गुफ्तंद बरखास्तंद, तो ये होता रहता है, वो इकट्ठे होते रहेंगे, गुफ्तंद बातचीत करते रहेंगे, बरखास्तंद बरखास्त रहेंगे। ये किसी और डायमेंशन पे बात कही गई है। तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो उन चीजों का कोई फायदा है नहीं। मित्रों, मैं अपने, देखिए, वैश्विक जो मुद्दों पर बात करने का नहीं अवकाश है, क्योंकि मैं अपनी बात कह ही नहीं पाऊंगा, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अपने मकामी, जो मेरा स्थानीय संदर्भ है मेरे अपने देश का, मैं उसके संदर्भ में बात करूंगा। अभी परसों एक बहुत बड़े विद्वान बुलाए गए थे, तो वो उपनिषद के कई आप्त वाक्यों का उल्लेख कर करके जोर देकर ये बात कह रहे थे, और उस वक्त मैंने ये बात इसलिए नहीं कही कि शायद वो बदअखलाकी कहलाती। लेकिन ये हमारे इस विषय से और मेरी चिंता से बात जुड़ रही है, विषय से जुड़े ना जुड़े, साफ बात ये। आप भवत एक नीडम की बात कहते हैं, सारा संसार एक नीड है, घोंसला है। तो भैया, इस घोंसले में से कुछ परिंदों को क्यों बाहर निकालने का सोच रहे हो? सारी दुनिया जब एक घोंसला है, तो इस घोंसले में कुछ लोग परिंदे और आना चाहते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं आने देते और दूसरे परिंदों को क्यों आने दे रहे हो? क्या हुआ भक्ति, क्या हुआ? ये दुनिया एक नीड है। स्थानीय सरोकारों को जाने बिना वैश्विक सरोकारों की बात मुझे रायमान लगती है, मुझे बेकार लगती है। मित्रों, मैं एक चीज और महसूस करूंगा। मैं एक शानी पर मैंने काफी काम किया है, उनकी रचनावली के अलावा हिंदी में भी उर्दू में भी मैंने उनकी किताब लिखी है, साहित्य अकेडमी से दोनों किताबें आई हैं। एक उनकी बड़ी मशहूर तरीन कहानी है युद्ध। तो युद्ध कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कहानी जब खत्म होती है तो एक सफर में एक इमेजरी, एक बिंब है जहाँ कहानी खत्म होती है। कहानी खत्म यहाँ होती है, वाक्य वो ये है कि सामने दालान पर टंगे हुए आईने में गौरैया अपनी चोंच मारती है। बड़ा मार्मिक ये बिंब है। तो मित्रों, जो मनुष्य अपनी पहचान के लिए खोता जा रहा हो, जहां उससे पहचान अपनी छीनी जा रही हो, और या अपनी पहचान उसे दी जा रही हो, ये अलमिया, ये जो त्रासदी है,
क्या आप ये जो इतने महान जो मनोभाव हैं, प्रेम और करुणा, इन चीजों के लिए पहले अपने भीतर वो आप जमीन तो तैयार कीजिए। मैं एक चीज और मानता हूँ, और एक बात और कहकर मैं अपनी बात करूँ। मैं ये महसूस करता हूँ मित्रों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इधर तवज्जो आपने, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल जो पोइट्री है, राजनीतिक कविता के माने हर दौर में बदलते रहते हैं। मेरे लिए, मेरे मुताबिक इस वक्त जो प्रेम पर लिखना, प्रेम कविता सबसे बड़ी राजनीतिक कविता है। मैं बड़ी पॉलिटिकल उसको पोएम मानता हूँ। किन अर्थों में ये बात मैं कह रहा हूँ, उर्दू का नाम मेरे साथ जुड़ा है, मेरे परिचय में भी लिख दिया गया है। शहरयार का एक मजमुआ है सातवां दर। सातवां दर मजमुए में एक आपको एक आश्चर्यजनक शीर्षक मिलेगा और उसके नीचे मवाद आपको कुछ और मिलेगा। कंटेंट में आपको लगेगा कि ये शीर्षक ये दिया गया है। ये तो शीर्षक है एक सियासी नज्म। अच्छा, मैंने भी जब ये मजमूआ जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा शहरयार सियासी नज्म तो लिखते नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ा एक बार में, कई बार पढ़ने पर वो बात पकड़ में आई, तो उसमें ये है उस नज्म के अंदर कि जो प्यार है, घर में बच्चों को हम प्यार नहीं दे पाते, बच्चे हमसे प्यार नहीं दे पाते, पड़ोस में हम प्यार नहीं दे पाते, उनका प्यार नहीं, बात को देश तक नहीं। तो प्यार ही प्यार है उस पूरी नज्म के अंदर, और उस नज्म को उन्होंने शीर्षक दी एक सियासी नज्म। इस वक्त ये बड़े साहस का काम है, क्योंकि बात वही है, देखिए कि वो फारसी की गजल है, हम चुमा दीगरे निस्त, जहाँ नैरेटिव ये बन रहा हो हमारे मुल्क में, हिंदी में मतलब है कि मैं हूँ और उसके अलावा मेरे जैसा कोई नहीं। जहाँ ये नैरेटिव बन रहा हो हमारे पूरे देश के अंदर, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में हमें वो जो वसल गर्दन वाली जो बात आपने कही थी, हमें वहाँ पर जोड़ने की और जो प्रेम करने की जो कविता है, ये एक बहुत पॉलिटिकल माने देती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा एक गहरे और राजनीतिक अर्थ है। एक बात जरूर मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये बात जो मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ और ये चर्चा में आ नहीं पा रही है, वो बात ये है कि ये मेरा अपना स्टैंड है, मेरा मौक़िफ़ है, ये साहित्य को लेकर मेरा, मैं इस तरह सोचता हूँ कि पारंपरिक अर्थों में जो हमारी रवायती जो असनाफ हैं, जो हमारी रूढ़ विधाएं हैं, सभी भाषाओं में, हिंदी उर्दू में सब पे बात लागू होती है, कोई कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक वगैरह वगैरह वगैरह। तो दरअसल ये है कि जो रूढ़ जो विधाओं से बाहर का जो लेखन है, मैं कॉन्क्रीट इसको एक बहुत ठोस रूप में ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि पर्यावरण के विषयों पर, माहौलियात के विषयों पर, फलाई आलूदगी के मसले पर, इन पर जो काम जो लोग कर रहे हैं, वो काम और उसको साहित्य की तरह उसकी शनाख्त नहीं करना, ये बात मुझे परेशान करती है। क्यों नहीं? अमृतलाल बैगड़ के जो काम है, सौंदर्य की नदी एक नर्मदा, क्यों नहीं उसे हम साहित्य की तरह कभी चर्चाओं के बीच में लाते? क्यों हमारे ज़बान पर उदाहरण किसी नज्म का, या मैं ये नहीं कह रहा कि नज्म का या कहानी का या कविता का उदाहरण बताइए आप, लेकिन क्यों हमारा कभी वो हवाला नहीं बनता है? ये हमारा हवाला बनना चाहिए। क्यों नहीं अनुपम मिश्र का जो काम है, आज भी खड़े हैं तालाब, क्या ये साहित्य से बाहर रखने की चीज है? एक और बात, आप ये देखिए कि सालिम अली जो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी वैज्ञानिक, वो हमारे भारत का है, वो हिंदुस्तान का है। सालिम अली का जो काम है पक्षी विज्ञान पर, आश्चर्यजनक रूप से वो काम इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब भारत के कुछ लोग विद्वान तो हो सकता उनका नाम ही न जानते हो, उसका लिखा हुआ मैं उसे साहित्य के दायरे में लाता हूँ और हमें उसे लाना चाहिए। वो लिखना पढ़ना
बूढ़ा होना उन लोगों का मर्ज है जो इश्क नहीं कर सकते। और इसी बहुत खूबसूरत रूमानी कविताएं लिखने वाले उनकी, लेकिन उनकी रूमानियत का रिश्ता मानवता से, इस दुनिया का भविष्य जुड़ता है। माधव कौशिक जी मौजूद है, मैं उनका परिचय बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि उनका कहना, उनकी आवाज और उनकी बातें ही उनकी पहचान है। परिवार के लोग जानते हैं हम कितने नालायक हैं। मित्रों, वाकई मेरे तक आते आते समय ये प्रेम और करुणा चीज ऐसी है, वक्त खत्म बहुत जल्दी होता है। आपने भी प्रेम किया होगा, बहुत जल्दी खत्म होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है ये कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे, और जब तक आदमी को थोड़ी अकल आती है तब तक वो समय भी चला जाता है और हो सकता है व्यक्ति भी चला जाता है। तो दुनिया में बिल्कुल 2-4 मिनट में सारी बातें जो विद्वानों ने कही हैं, पूरी दुनिया का साहित्य नहीं, पूरी दुनिया का जो निर्माण है वो इस प्रेम और करुणा की वजह से हुआ है। अगर दुनिया में प्रेम और करुणा नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती। और अगर बावजूद इस सारे कलुष के, मुसीबतों के, जंग के, खून खराबे के, अगर खूबसूरती बची हुई है, जितनी भी बची हुई है, वो इस प्रेम और करुणा की वजह से बची है और वो साहित्यकारों की वजह से। कोई व्यक्ति अगर किसी अपनी प्रेमिका को बात भी करता है तो किसी कविता के माध्यम से ही करता है, चाहे वो किसी तरह की कविता सुनाए। वो जब भी बात करता है, कालिदास को कोट करता है, वो जो सौंदर्य दृष्टि, जो दिव्यता हमारे दिमाग में आई है, वो इन्हीं लोगों की वजह से आई है जिन्होंने साहित्य का निर्माण किया है। और दुनिया के चाहे किसी कोने में, चाहे यूरोप से लेके एशिया तक, कहीं भी आप चले जाएं, इंसान एक ही तरह का है, उसी तरह दिल धड़कता है, उसी तरह खून खोलता है। ये तो कुछ लोगों ने आके निजाम थोड़ा सा खराब कर दिया तो करुणा और प्रेम वो थोड़ा सा पीछे चला गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दुनिया को प्रेम करने का और करुणा का तरीका हमारे हिंदुस्तान ने सिखाया है। करुणा का सबसे बड़ा अवतार बुद्ध यही पैदा हुआ है। और शांति की बात करने वाला, जिसके बारे में आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन ही नहीं करेंगी, कोई महात्मा गांधी भी हुआ था। तो इस देश ने दुनिया को तहजीब और तमीज़ भी सिखाई है। और हमारा जो हिंदी साहित्य है वो तो सारा इसी पे आधारित है। इस प्रेम और करुणा में मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। जैसे वो कह रहे थे ना, हर प्रेम कविता एक विद्रोह भी लेके आती है और राजनीति, थोड़ी चीज़ें हमने गड़बड़ कर दी हैं, समय नहीं है, वरना मैं सारी चीज़ें सिरे से आपको समझाने की कोशिश करता। जिनका 17 बेशक चले जाए, बाकी तो बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि रोमांस और रिबेलियन को आप अलग नहीं कर सकते। ध्यान से रखिए बात, रोमांस और रिबेलियन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो विद्रोही होगा वही प्रेम करेगा, समाज की जड़ता के विरुद्ध भी खड़ा होता है, अपने उस संस्कार के विरुद्ध करता है जो उसको बहुत बुरी चीजें सिखाता है। तो रोमांस और रिबेलियन दोनों एक सिक्के के पहलू हैं और करुणा उनका आफ्टर इफेक्ट है। करुणा उसके बाद पैदा होती है। जो व्यक्ति से प्यार नहीं करता वो देश से प्यार नहीं कर सकता। कोई सोचे ना कि पहले देश से प्रेम होता है, बाद में व्यक्तियों से, गलत है। जो पहले व्यक्ति से प्रेम करेगा, अगर भगत सिंह की आत्मकथा पढ़ेंगे, पाब्लो नेरुदा की पढ़ेंगे, माओ की प्रेम कविताएं पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग व्यक्ति से समष्टि तक गए हैं। तो पहले आदमियों से प्रेम करेंगे तभी समझ आएगा। समय नहीं है, वरना आपको बताता। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रशियन मुहावरे के साथ मैं इसका समापन और आबाद करूंगा। रूसी में कहावत है, ल्यूबोव कल्सो उ कल्सा नियत कंसा। ल्यूबोव कल्सो उ कल्सा नियत कंसा, यानी प्रेम एक छल्ला है और छल्ले का कोई सिरा नहीं होता। क्या बात। दुनिया में हर सिरे का, हर आकृति का एक कोना होता है, लेकिन जो गोल छल्ला होता है, जो गोला होता है, उसको कोई एंड नहीं होता। उसी तरह से हम यहाँ से इस भाव को लेकर जाएं कि दुनिया युद्धों से बची रहेगी और एक अंततः शांति कायम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।